प्रकाश का परावर्तन के पाठ में अब हम आगे बढ़ते हैं। जो पिछला वीडियो भेजा था उससे आगे चलते हैं। आज का टॉपिक है हमारा माध्यम का अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल। माध्यम का अपवर्तनांक, सबसे पहले मैं आपको अपवर्तनांक को अपवर्तनांक को समझाना चाहूँगा कि अपवर्तनांक क्या है। बच्चों, सरल शब्दों में कहा जाए तो अपवर्तनांक किसी माध्यम की विरलता या सघनता की माप है कि कोई माध्यम कितना सघन है या कितना विरल है। अब कितना सघन है कितना विरल है ये तो तुलना करके ही पता लग सकता है। जैसे कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ और मैं आपसे पूछूं कि क्या मैं लंबा हूँ या छोटा हूँ, तो शायद आपके लिए बताना थोड़ा कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पास कोई बच्चा आके खड़ा हो जाता है तो आप कहोगे कि सर आप लंबे हैं। लेकिन अगर मुझसे भी कोई लंबा आकर खड़ा हो जाता है तो आप कहोगे कि सर आप छोटे हैं। तो इस प्रकार माध्यम की सघनता या विरलता की तुलना की जा सकती है। कितना सघन है या कितना विरल है ये अगर बताना है तो उसको हम कहते हैं, अकेले की ही अगर बात करनी है, किसी अकेले माध्यम का आपको अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो उसको हम बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। अर्थात किसी दूसरे माध्यम से हम इसकी तुलना नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इसकी तुलना करेंगे निर्वात से, जहां कुछ नहीं होता, बिल्कुल खाली एकदम, जहां कुछ नहीं है वो निर्वात है। तो निर्वात से तुलना करेंगे। तो अगर आप किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना चाहते हैं तो इसके लिए फार्मूला होगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। इस प्रकार हम किसी एक माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे। मतलब इसका किसी से कोई रिलेशन नहीं है, इसका रिलेशन निर्वात से किया गया है। निर्वात में तो आप जानते हैं ना प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बहुत अच्छे। लेकिन अगर हम एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना चाहते हैं, जिसे हम 1 और 2 भी कहते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये बताया था। इसका मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर आप इसे ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं किसी माध्यम का किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। बच्चों, अपवर्तनांक एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं होता। एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष हम अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है? देखो बच्चों, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जो उसका मार्ग है उससे थोड़ा और दूर हट जाएगा। ये आप सभी जानते हैं। अब मैंने क्या किया, ये जो आपतन कोण है इसका मान थोड़ा और ज्यादा कर दिया। प्रकाश की किरण और ज्यादा आपतन कोण से आई, आपतन कोण मैंने बढ़ा दिया, पहले की तुलना में ज्यादा कर दिया। तो अब ये और ज्यादा विलंब से दूर हटेगी। जितना पहले ये मार्ग था दूर तो हटेगी, लेकिन वो ऑलरेडी पहले मैंने आपतन कोण इतना बढ़ा दिया कि वो विलंब से थोड़ा दूर जाएगी। ठीक है, मैंने आपतन कोण और बढ़ा दिया
तो वो अभिलंब से और दूर हट जाएगी, और कभी कभी वो इतना दूर ज़्यादा हट जाती है कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो परिभाषा यहीं से बनेगी, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, यानी 90 डिग्री हो जाता है, इस कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। दोबारा समझ लीजिए परिभाषा। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। अब मैं क्या करता हूं कि आपतन कोण का मान इससे और ज्यादा कर देता हूं। जब और ज्यादा कर दूंगा तो वो अभिलंब से और ज्यादा दूर हटेगी और प्रकाश की किरण सघन माध्यम में वापस आ जाएगी, वापस आ गई, उसी माध्यम में वापस आ गई। जब कोई प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस आ जाती है तो इसको तो हम परावर्तन कहते हैं। तो इसीलिए इस घटना का नाम मैंने रखा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को कैसे परिभाषित करेंगे? जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का दैनिक जीवन में प्रभाव। अभी आपने पिछले टॉपिक में पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझा, अब उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मरीचिका, जिसे इंग्लिश में मिराज कहते हैं। अब ये मरीचिका या मिराज क्या है थोड़ा समझेंगे। सबसे पहले रेगिस्तान में जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है दिन के समय में, आप जानते हैं दिन के समय में जब बहुत गर्मी पड़ रही है तो जो रेत है धूप में वो रेत गर्म हो जाता है। जब रेत गर्म हो जाता है तो रेत के पास की जो वायु है वो भी गर्म हो जाती है और गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर चलने लगती है। जब वो ऊपर जाती है तो नीचे का माध्यम विरल हो जाता है और ऊपर का माध्यम सघन हो जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए मैंने कुछ चित्र द्वारा समझाने का प्रयास किया है। ये रेगिस्तान है, सूर्य की धूप के कारण रेत बहुत गर्म हो गया है। रेत के संपर्क की वायु ऊपर उठकर नीचे के माध्यम को विरल बना दिया और ऊपर का माध्यम सघन हो गया। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आप जानते हैं अभिलंब से दूर हट जाती है। तो विभिन्न परतों पर जब ऐसा होता है कि वो अभिलंब से दूर हटती चली जाती है तो एक तल पर आकर आपतन कोण का मान इतना अधिक हो जाता है कि अपवर्तन के अलावा या अपवर्तन के न होने से या अपवर्तन के बजाय पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मनुष्य को ऐसा लगता है कि जिस वस्तु से प्रकाश की किरण आ रही है उसका कहीं उल्टा प्रतिबिंब जो उसे दिखाई दे रहा है वो शायद पानी के कारण दिखाई दे रहा है, कि कहीं पानी है, ये मुझे वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब पानी के कारण दिखाई दे रहा है। तो व्यक्ति को पानी का भ्रम हो जाता है और वो उस दिशा में चल देता है, और जब वो उस दिशा में चल देता है तो उसे पानी नहीं मिलता। इस तरीके से वो पथ भ्रष्ट होकर रेगिस्तान में घूमता रहता है और पानी के लिए परेशान होता रहता है। इस घटना को हम मरीचिका कहते हैं। दूसरा प्रभाव है हीरे का चमकना। आपने देखा होगा बच्चों, हीरा बहुत ज़्यादा चमकदार होता है। क्यों चमकदार है हीरा बहुत ज़्यादा? उसका एक तो कारण ये है कि हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। दूसरा एक कारण और भी है कि हीरा और वायु, हीरा सघन माध्यम है, वायु विरल माध्यम है, इन दोनों माध्यमों के क्रांतिक कोण का मान बहुत कम होता है। इसीलिए हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब जो कारीगर होता है वो अपनी दक्षता से, अपनी कुशलता से उसके अंदर हीरे में बहुत सारे पृष्ठ बना देता है। जब प्रकाश हीरे में प्रवेश करता है तो विभिन्न तलों पर
उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण प्रकाश वायु में बाहर बहुत तेजी से निकलता है और हमें हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो मुख्य कारण हीरे के चमकने का है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और हीरा वायु के क्रांति कोण के मान का बहुत कम। तीसरा प्रभाव मैं बताना चाहता हूं, परखनली का जल में चमकना। एक खाली परखनली है, इसे मैंने जल में रखा। अब कांच और पानी लगभग एक जैसे लगते हैं तो दिखाई तो देना नहीं चाहिए, लेकिन ये हमें इसका ऊपरी पृष्ठ चमकदार दिखाई देता है। ये हमें तभी दिखाई दे सकता है जब हम परखनली को थोड़ा तिरछा रखें। तिरछा रखने से क्या होगा कि जब प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यहाँ पे अगर नेत्र से देखा जाए तो एक ऐसा कोण जब हम परखनली को तिरछा रखेंगे तो आपतन कोण का जो मान है वो काफी ज्यादा हो जाएगा। जब आपतन कोण का मान, यहाँ पे माध्यम चेंज हो रहा है, मैं लंब अगर खींच दूं तो आपतन कोण का मान बहुत ज्यादा है। आप तिरछा होने की वजह से आपतन कोण का मान बढ़ जाता है, और आपतन कोण का मान जब बढ़ेगा तो आप जानते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाने के कारण ऐसे लगता है कि प्रकाश टकराकर वापस लौट गया, और जिन तलों से प्रकाश टकराकर वापस लौटता है वो तल हमें चमकदार दिखाई देते हैं। तो इसी कारण जब हमने परखनली को झुका दिया तो आपतन कोण का मान बढ़ गया, जिससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया और परखनली का पृष्ठ हमें शीशे के समान चमकदार दिखाई देने लगा। अगला टॉपिक है बच्चों प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक समान पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। समतल पृष्ठ, एकदम प्लेन पृष्ठ जो किसी कोण पर झुके हुए हैं इस तरीके से, और उनके अंदर एक समान की माध्यम है। जैसे मैंने ये प्रिज्म आपके सामने बनाया है, मान लिया ये कांच का एक प्रिज्म है। ये जो दोनों तल हैं ये एक कोण पर झुके हुए हैं, इसे अपवर्तक कोण कहते हैं। और ये जो पृष्ठ हैं, इन पृष्ठों को हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, इनसे अपवर्तन होता है। मान लीजिए ये कोण ए है, इसे अपवर्तक कोण को मैंने ए बोल दिया। और मान लीजिए एक प्रकाश की किरण है, ये आपतित किरण, ये प्रिज्म के पृष्ठ पर पड़ती है। ये मैंने अभिलंब डाल दिया, यहाँ पर पृष्ठ पर लंबवत डाल दिया। तो आप जानते हैं ये माध्यम विरल है, वायु है, और जब वो कांच में जा रहा है, ये कांच का है और यहाँ वायु है। तो जब वायु से कांच में जाएगा तो विरल से सघन में जाएगा, तो अभिलंब की ओर, ये ऐसे जाना चाहिए थी सीधी, लेकिन वो अभिलंब की ओर झुक गई प्रकाश की किरण। ठीक है, अब जब कांच से वायु में बाहर निकलेगी निर्गत किरण, तो अब सघन से विरल में आ रही है, ये अभिलंब है। तो अब अभिलंब, अब ऐसे जाने के बजाय, सीधे जाने के बजाय ये बाहर होता, पर वो अभिलंब से दूर हट जाएगी, अपने मार्ग से और थोड़ा दूर हट जाएगी, क्योंकि अब सघन से किस में आ रही है? विरल में आ रही है। अब इसके बाद हमने आपतित किरण को आगे बढ़ाया और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया, दोनों यहाँ मिले। इन दोनों किरणों के बीच का कोण यह है कि प्रकाश किरण को सीधे जाना चाहिए था, लेकिन जा वो ऐसे रही है। तो दोनों के बीच का जो कोण है कि कितना प्रकाश किरण विचलित हो गई, इतना विचलित हो गई, नीचे इतना झुक गई। तो इस कोण को हम विचलन कोण कहते हैं, और प्राय इसे हम डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं, विचलन कोण। अगर हमें अपवर्तक कोण मालूम है और विचलन कोण मालूम है, तो हम प्रिज्म जिस पदार्थ का बना हुआ है, चाहे कांच का है, किसी भी पदार्थ का बना हुआ है, उसका अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। उसके अपवर्तनांक का सूत्र क्या है? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर होता है साइन
ये वही साइन थीटा कॉस थीटा है। साइन ए क्या है, अपवर्तक कोण है, प्लस डेल्टा एम ये विचलन कोण है। दोनों को जोड़ो, 2 से भाग कर दो। नीचे साइन ए बाई 2, यानी जो अपवर्तक कोण है उसका आधा। साइन, देखो दो अलग अलग बातें हैं, साइन ए बाई 2 ये तो पूरे के नीचे है, लेकिन यहाँ पर है कोण का आधा, साइन ए बाई 2, फिर यहाँ रखें। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले के द्वारा अगर हमें अपवर्तक कोण पता है, विचलन कोण पता है, तो हम प्रिज्म जिस पदार्थ का बना हुआ है उसका अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चों हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण बच्चों, जो सूर्य से प्रकाश आता है इसे हम श्वेत प्रकाश कहते हैं। ये प्रकाश 7 रंग की किरणों से मिलकर बनता है। इन 7 रंगों में बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, संतरी, लाल, ये 7 रंग होते हैं। जो आपने इंद्रधनुष जब बनता है, जिसे हम रेनबो भी कहते हैं, उसमें 7 रंग आपको दिखाई देते हैं। वो इसी कारण दिखाई देते हैं क्योंकि प्रकाश 7 रंगों के द्वारा मिलकर बनता है। प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है। अब ये जो 7 रंग हैं, एक तरीके से प्रकाश की 7 तरंगे हैं। इन सब में तरंगों का एक गुण होता है, याद रखेंगे, तरंग दैर्ध्य, जिसे इंग्लिश में वेवलेंथ कहते हैं, तरंग दैर्ध्य। बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, याद रखेंगे, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी है, बैंगनी रंग की। और लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज्यादा होती है। ये बात ध्यान रखें। अब हम देखते हैं कि जो श्वेत प्रकाश है, जब वो प्रिज्म से गुजरेगा, जब प्रिज्म से गुजरेगा तो अपवर्तन होगा। अपवर्तन होगा, इसके अंदर 7 तरंगे हैं, 7 तरंगों के तरंग दैर्ध्य अलग अलग हैं। तो जब तरंग दैर्ध्य अलग अलग हैं तो विचलन कोण के मान भी अलग अलग हो जाएंगे। जिस तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम है उसका विचलन कोण सबसे ज्यादा होगा। ध्यान रखना है बच्चों, जिस तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम है उसका विचलन कोण सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग की है, विचलन कोण इसके लिए सबसे ज्यादा होगा। इस क्रम में प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाएगा। तो प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में बढ़ जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, ये जो बातें मैंने बताई हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका प्रयोग भी होगा। बच्चों अब हम आपको पढ़ाएंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है प्रकाश का प्रकीर्णन? देखो बच्चों, जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है तो माध्यम के कण, अणु, परमाणु प्रकाश के विभिन्न रंगों में से कुछ रंगों को अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करने के बाद फिर उसको कुछ समय बाद बिखेर देते हैं। इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के बहुत सारे प्रभाव हमें हमारे दैनिक जीवन में दिखाई देते हैं। जैसे नंबर 1, आकाश का नीला दिखाई देना। देखिए बच्चों, जब प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो बहुत सारी गैसों के परमाणु होते हैं। वो परमाणु प्रकाश से बैंगनी रंग को अवशोषित कर लेते हैं और शेष प्रकाश को जाने देते हैं। अब जब वो परमाणु बैंगनी रंग को अवशोषित कर लेते हैं,
बैंगनी या नीले रंग को अवशोषित कर लेते हैं, कुछ समय बाद उसको निकाल देते हैं, उत्सर्जित कर देते हैं। तो जब वो उत्सर्जित होता है तो पूरे आकाश में फैल जाता है और नीचे से देखने पर हमें पूरा आकाश नीला दिखाई देता है। एक और इसका अनुप्रयोग हमें दिखाई देता है कि आकाश दिन में तो नीला दिखाई देता है, लेकिन सुबह या शाम को हमें लाल दिखाई देता है। उसका क्या कारण है? जब प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है, मैं समझा रहा हूं, सुबह शाम आकाश का लाल दिखाई देना। इसका कारण यह है कि जब प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो बैंगनी रंग तो अवशोषित हो जाता है, बाकी रंग आगे बढ़ते हैं। सुबह और शाम सूर्य, ये पृथ्वी है, अर्थ, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है। जब सूर्य यहां पर है ऊपर तो दूरी कम है, सभी रंग एक साथ पहुंचते हैं, लेकिन सुबह के समय या शाम के समय सूर्य अधिक दूरी पर होता है। सुबह या शाम के समय सूर्य, ये थोड़ा सा और ऊपर इसको बना देता हूं, सूर्य की दूरी सुबह और शाम को थोड़ी दूर होती है। बैंगनी रंग तो पीछे रह जाता है, तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लाल रंग की है। लाल रंग सबसे ज्यादा दूर तक जाता है, तो इसलिए मनुष्य की आंखों पर लाल रंग आता है। इसलिए उसे आकाश सुबह के समय और शाम के समय लाल दिखाई देता है। दिन में दूरी कम होती है तो सारे ही रंग मनुष्य की आंख तक पहुंच जाते हैं, सिर्फ बैंगनी रंग का ही प्रसार ऊपर की ओर होता है, फैलता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन शाम के समय सूर्य दूर होने के कारण सिर्फ लाल रंग की तरंगें मनुष्य तक पहुंचती हैं, इसलिए हमें आकाश लाल दिखाई देता है। इसीलिए सिग्नल जो रुकने वाले होते हैं वो भी लाल रंग के दिखाई देते हैं, क्योंकि लाल रंग दूर तक जाता है और दूर से ही लाल रंग दिखाई जाता है और वाहन आकर रुक जाता है। तो हमारे जीवन में प्रकाश के प्रकीर्णन के कुछ अनुप्रयोग थे, मैंने आपको पढ़ाए। अब मैं आपको इतने ही टॉपिकों पर कुछ प्रश्न दूंगा, आप हल करेंगे। ये कुछ एक ही प्रकार के टॉपिक थे जो अब खत्म हो गए हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। जो बातें समझ में नहीं आती हैं उन्हें मुझसे पूछिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैं तो कहता हूँ वीडियो को भी 2-3 बार अगर आप देखोगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।